नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो कवर करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। साथ ही साथ कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। ये सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी एग्जाम में जो आप वैसे ही एलिमिनेट करेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है। ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलती है डेली। प्लस ये क्लासेस दोपहर 2:05 पर अपलोडेड आपको मिल जाएंगी। अभी तक हमने 2014 से लेके 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया और आज हम 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर को भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। यूजुअली हम 15 क्वेश्चंस करते हैं रोज, बट क्योंकि आज 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचे हैं, 90 टू 100। इस वजह से आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, जब भी लास्ट पेपर खत्म होने वाला होता है हर बार हमारे 10 क्वेश्चंस बचते हैं, तो जो भी लास्ट क्लास होती है उसमें हम 10 क्वेश्चंस ही करते हैं। ठीक है। तो आज है डे नंबर 53। इससे पहले हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज और बता देता हूँ। अगर अ, आपको लगता है कि मेरी बोलने की स्पीड स्लो है, तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे भी कर सकते हैं। प्लस जिसने स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया होगा उसके लिए मैं बता देता हूँ, ये 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। हम रोज 15 क्वेश्चंस करते हैं, बट क्योंकि आज सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचे तो हम 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको, पहले जो 5 क्वेश्चंस है ना उनमें इतना दम नहीं है, क्योंकि वो मतलब ऐसी करंट अफेयर से रिलेटेड है जो वापस आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। लेकिन लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट वो आपके साइंस एंड टेक के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो हम उन्हें भी अभी कवर करेंगे। तो पहले 5 क्वेश्चन हैं, इन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 15 सेकंड्स देता हूँ, है ना। 15 सेकंड्स में आप चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये AR मीन्स ऑगमेंटेड रियलिटी और VR मीन्स वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड है। अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आप समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आपके पास है 15 सेकेंड्स, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, देखिए, सबसे पहले जब आपने पहली दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी तो आपको समझ में एक चीज आ गई होगी कि इनकी जो डेफिनेशन है वो इंटरचेंज कर दी गई है ना। यही सेम चीज हमने प्रीवियस ईयर पेपर में भी लिखी थी, जहां पर हमने देखा था कि स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज वो कर दे रहे हैं अगर दो की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो मतलब कि अब जब आगे आने वाले एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आपको दो चीज दे रखी है और दो अलग चीजों की डेफिनेशन दे रखी है, तो आप प्लीज उस टाइम पर सतर्क रहना कहीं इन्हें इंटरचेंज तो नहीं किया, है ना। क्योंकि हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाली चीजें करी थी, कन्वेंशंस पढ़े थे, तब हमने देखा था कि उनमें इन्होंने चीजों को इंटरचेंज किया है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। इन क्वेश्चंस का हमें क्या फायदा होता है प्रीवियस ईयर करने का, हमें पता चल जाता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। प्लस ये पता चल जाता है कि अगर वो कुछ स्टेटमेंट्स गलत कर रहे हैं तो वो किस तरीके से गलत कर रहे हैं, वो उनका दिमाग कहाँ तक जा रहा है।
है ना। तो उसी चीज को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता चले कि ये कैसे चीजों को गलत कर रहे हैं, है ना। वैसे इन्होंने यहाँ पे किया। एक्चुअल में वर्चुअल रियलिटी होती है जिसमें आप क्या करते हैं, वीआर पहनते हैं आंखों में, है ना। और जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, उससे आप कंप्लीटली शट आउट हो जाते हैं, है ना। जो आपके आंखों के सामने चल रहा है, ठीक है, वही वीआर में जो आपके आंखों के सामने चल रहा है वही रियलिटी है, आपको ऐसा लगता है ना। तो कंप्लीटली शट आउट जो आप होते हैं वो होते हैं वीआर में, ना ही एआर, ना कि एआर में। ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वहां पर तो आपको ऐसा लगेगा कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये जो चेंजेस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं। ओके। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन को इन्होंने उल्टा कर दिया था। अब क्या ये वापस आएगा, देखो एक अच्छा खासा क्वेश्चन इससे बना दिया, तो अब वो चीज वापस तो नहीं आने वाली। पर हाँ, इतना डिफरेंस अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए। अगर ये दोनों गलत हो गए तो आप वैसे ही 50-50 तक पहुंच चुके हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी। मैंने क्या बोला, ऑगमेंटेड रियलिटी में रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स या सराउंडिंग्स में ही आपको चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब उसमें आप फिजिकल वर्ल्ड से शट आउट नहीं होते हैं। तो वही लिखा गया, एआर अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है यही। और इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और पीसी। एकदम ठीक बात है, ठीक है, एकदम ठीक बात है। ठीक है, मैंने अभी बोला आपको रियल वर्ल्ड में ही आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, वीआर की तरह नहीं कि आपने वो वीआर पहने और उसके बाद क्या हुआ कि आप खो गए। भाई साहब जो है बस यही रियलिटी है ना। कंप्लीटली शट आउट हो जाते हो। यही लिखा है देखो, वी आर क्लोजेस द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इम्प्रेशन इमर्शन एक्सपीरियंस, है ना। तो ये क्या करता है, आउटर वर्ल्ड को या फिजिकल वर्ल्ड को क्लोज कर देता है। आपकी आंखों के सामने ये वीआर लग जाते हैं, बस हो गया फिर, है ना। तो अब आप देखो, अगर आप चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ते तो आपको इतना तो समझ आ जाता है कि अगर थर्ड और फोर्थ करेक्ट होंगे तो वन और टू नहीं होंगे, वन और टू करेक्ट होंगे तो थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाते कि इन दोनों में से तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से ही होगा। बट वही है, नॉलेज मैटर्स, और नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पहले 5 क्वेश्चंस में एज सच कुछ समझने के लिए नहीं है ना, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक चीज है। बट लास्ट 5 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, उसमें हमें चीजें पढ़नी पड़ेगी। ओके, क्योंकि वहां से आगे भी आ सकती हैं चीजें। अब देखो, यहाँ पे लिखा है डेनिसोवन, जो है एक वर्ड, ये कभी कभार न्यूज में देखने को मिलता है। ये है क्या, देखो, अब वही बात है कि करंट अफेयर्स करी हो तो पता हो, नहीं करी तो कैसे पता होगा, है ना। तो ऐसी चीजें हम करंट अफेयर्स के सेशन में करते हैं, है ना। अक्टूबर की करंट अफेयर्स हम कर चुके हैं, नवंबर की करंट अफेयर्स हम कर चुके हैं, और वो भी कौन से फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में। तो प्लेलिस्ट में पढ़िए, आप जाके देख लो, प्लेसेस इन न्यूज की अलग से क्लासेस है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है कि डेनिसोवन क्या है, डेनिसोवन एक अर्ली ह्यूमन स्पीशीज है। क्या है, अर्ली ह्यूमन स्पीशीज है। इनको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2010। ठीक है, तब आइडेंटिफाई किया गया था। अब किसी वजह से न्यूज में होंगी, क्योंकि जब 2010 में इन्हें आइडेंटिफाई किया गया तो हर साल कहीं ना कहीं न्यूज में हमें देखने को मिलता होगा, इनसे रिलेटेड फॉसिल्स मिल रहे होंगे या कुछ ऐसा होगा। तो ये न्यूज में रहा होगा उस टाइम पे 2019 में, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना, तो आपको काफी सतर्क होना पड़ता है। मैं कह रहा हूं आपको, ये साइंस एंड टेक का एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है। इसे करने के लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हर जगह कैन लिखा है यहाँ पे, कैन 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 कैन। तो अब क्या है कि स्टेटमेंट्स को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता है कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, है ना। तभी आप निकाल सकते हैं। तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा इनमें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है।
चलिए, हाँ, देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिशेस। ठीक है, क्या है इस बात को समझना। आपको तो ये पता है ना कि एक एक सेल उठा के एक एक सेल उठा के लेबोरेटरी में पूरा का पूरा चिकन बना दिया जा रहा है ना। एक एक सेल उठा के पूरा का पूरा चिकन बना दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो बिल्कुल करी जा सकती है। सेल डिवीजन तो बिल्कुल किया जा सकता है जब इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं। तो ये तो हमारा ये तो ठीक है एकदम स्टेटमेंट, ऐसा किया जा सकता है। अब बोला गया है अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड द लिविंग सेल इन अ लेबोरेटरी। बोला है एक डीएनए उठाया और लेबोरेटरी में उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है एक लिविंग सेल की तरह, है ना। कि डीएनए उठाया और उस डीएनए से एक लिविंग सेल बनाया जो रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल करंट टेक्नोलॉजीज के हिसाब से किया जा सकता है। पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। हाँ, आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए के कुछ पीसेज बिल्कुल लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बट अब इसमें आओ, प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे। इन्होंने बोला कि क्या क्रोमोसोम्स बनाए जा सकते हैं डीएनए के सेगमेंट से निकाल के। बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, बट इन्होंने एक वर्ड ऐड किया फंक्शनल। तो उन्होंने बोला कि फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, टेकन फ्रॉम द सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए के सेगमेंट्स लिए और उनसे एक अलग फंक्शनल क्रोमोसोम क्या बनाया जा सकता है, अभी नहीं बनाया जा सकता, करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं बनाया जा सकता, नॉट पॉसिबल। बट कैसे नॉट पॉसिबल, करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्या पता आज से 10 साल बाद ये भी किया जा सके, पर अभी के हिसाब से तो ठीक नहीं है। बट फिर वही बोलूंगा, इन क्वेश्चंस को करना मुश्किल है। कई बार साइंस एंड टेक के भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये आप कहीं बेसिक्स में पढ़ेंगे? आप बेसिक्स में नहीं पढ़ेंगे। ये कहाँ पढ़ सकते हैं? आप किसी ना किसी करंट अफेयर्स में पढ़ सकते हैं या बेसिक साइंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट आप इसे कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं पढ़ेंगे जहां बेसिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार ये क्वेश्चंस मुश्किल हैं। मैं आपको बोलता हूँ 50% से कम कट ऑफ क्यों जा रही है, देयर इज अ रीजन। आपको उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है जिसमें आप श्योर हैं, आप 60% 70% श्योर है कि यही आंसर हो। ठीक है, तभी आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाता है आप छोड़ दो। देखो यार, कुछ 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपको समझ ही नहीं आएंगे, भाई कहाँ से निकल गए। ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये समझना है कि हाँ कुछ चीजें होंगी ऐसी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये डिजिटल सिग्नेचर से, साइंस एंड टेक का ही क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था ये आसान क्वेश्चन है, नहीं ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो फिर से आपको दे रहा हूं मैं 15 सेकंड, सोच लो समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देना, हमें डिजिटल सिग्नेचर की बात करी गई है। अब आप ध्यान से पहली दो चीजों को पढ़ो, पहली दो स्टेटमेंट्स को। बोला गया है ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो आइडेंटिफाई करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि उन्होंने इसे इशू किया है। यार आप सोचो, अगर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसी चीज को इशू कर रही है तो वो सिग्नेचर से नहीं, वो तो सर्टिफिकेट से करेगी। तो ये समझो कि ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है डिजिटल सर्टिफिकेट की। ठीक है, ये डेफिनेशन है डिजिटल सर्टिफिकेट की, डिजिटल सिग्नेचर की नहीं है। अब ऐसे ही बोले यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर और इंटरनेट। यार अगर आप एक बात सोचो, अगर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, उसके लिए क्या डिजिटल सिग्नेचर होगा या डिजिटल सर्टिफिकेट होगा? ये भी डिजिटल सर्टिफिकेट की ही डेफिनेशन है।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही स्मार्टली जो पहली दो डेफिनेशंस दी है वो किसकी दे दी, वो डिजिटल सर्टिफिकेट की दे दी, समझे। और थर्ड पे जब आप आएंगे आप देखेंगे एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग, अब बात करी गई है साइन की, तो पहले तो सर्टिफिकेट की, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, अब साइनिंग की बात करी गई है। ये है डिजिटल सिग्नेचर की डेफिनेशन, कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ऑफ साइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड इंश्योरिंग दैट ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज, क्योंकि आप एक बार इसमें डिजिटल साइन कर दोगे उसके बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है इस डिजिटल कॉपी में, समझे, इस डिजिटल कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ये है डिजिटल सिग्नेचर की डेफिनेशन, पहली दो किसकी है, डिजिटल सर्टिफिकेट की, ये प्लीज याद रखना, ठीक है। क्योंकि अभी डिजिटल सिग्नेचर पूछ लिया, क्या पता कुछ साल बाद डिजिटल सर्टिफिकेट पूछ ले, तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपका क्या है, सी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये देखो पहले बीच पहला क्वेश्चन वाज रिलेटिवली इजी, बाकी के आपको आगे 92 93 94 अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। फिर उसके बाद जो 95th क्वेश्चन है ये आपको एकदम लड्डू दे दिया कि भाई से ले जाओ अपने घर, इन मार्क्स को अपने साथ ले जाओ, ठीक है। तो सोचो, बस इतना बोला है, वियरेबल टेक्नोलॉजी में इनमें से कौन सी डिवाइसेस जो है, मतलब कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो उस वियरेबल टेक्नोलॉजी में आ सकती हैं। अब मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ जब भी ऐसे क्वेश्चन है आपको दिमाग में रहना है इसमें से क्या नहीं हो सकता, सिर्फ वही आप हटाएंगे। अगर किसी के होने की 0.0000001% भी पॉसिबिलिटी है तो आप उसे अपने आंसर में रखेंगे, ठीक है। 15 सेकेंड से सोच लो समझ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, इतना टाइम बहुत था इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, वियरेबल टेक्नोलॉजी कौन से फॉलोइंग टास्क कर सकती है, ठीक है, या फिर इस तरीके से बोल लो, वियरेबल टेक्नोलॉजी में इनमें से कौन सी चीजें हो सकती है। क्या वियरेबल टेक्नोलॉजी लोकेशन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकती है किसी भी पर्सन की, बिल्कुल, अगर उसने वो पर्टिकुलर वॉच वॉच मान लेते हैं वियरेबल टेक्नोलॉजी में, अभी वॉच मान लेते हैं, अगर वो वॉच पहनी है तो क्या वो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल कर सकती है ना। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन कर सकती है ना, जब हार्ट बीट कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्लीप मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर सकते, है ना। फिर असिस्टिंग दी हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, अब इधर वियरेबल बोला, सिर्फ वॉच नहीं बोला, सिर्फ वॉच नहीं बोला, वियरेबल टेक्नोलॉजी बोली है। वियरेबल टेक्नोलॉजी कहीं पे भी हो सकती है ना। अब तो आप ये भी देख रहे हैं कि उसके लेंस कार्ट में एक स्पेक्स ऐसे आ रहे हैं, है ना, एक स्पेक्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा बढ़िया है तो इसे भूल जाओ कि ये कुछ बढ़िया भी होगा इसमें, मेरी ड्राइंग में। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, और वो स्पीकर क्या है, उस स्पीकर से गाने सुनने में हेल्प हो रही है, उस स्पीकर से गाने सुनने में हेल्प हो रही है, मतलब वो गाने सिर्फ आपको सुनाई देंगे और किसी को सुनाई नहीं देंगे, ठीक है। तो जब ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है तो इम्पेयर्ड पर्सन जो है, जिनको हेयरिंग लॉस है, या फिर समझो कि जिनको आप सुनने में, ऊंचा सुनने में हेल्प होती है, या फिर ऊंचा सुनते हैं वो, तो उनको क्यों नहीं हेल्प कर सकता ये वियरेबल टेक्नोलॉजी। वियरेबल टेक्नोलॉजी तो कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी, मैं सिर्फ चश्मे और वॉचेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकती है, तो क्यों नहीं हेल्प करेगी। बहुत ही वाइड चीज बोली थी इन्होंने, देखो अगर इनको क्वेश्चन गलत करना होता है यहाँ पे वियरेबल टेक्नोलॉजी की जगह वॉच दे देते, ठीक है, यहाँ पर वो स्पेक्स दे देते, यहाँ पर वो कुछ भी दे देते, ठीक है। बट उन्होंने इतनी वाइड स्टेटमेंट क्यों रखी है वियरेबल टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो आपको बोलना चाहते हैं कि भाई हर एक पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलना, समझे इस चीज को। तो 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। अब पहले 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हम स्टैटिक का कोई पोर्शन कवर नहीं कर सकते थे, बट अब ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हम स्टैटिक का पोर्शन कवर कर सकते हैं, और वो भी किसका, साइंस एंड टेक का, तो वही अभी हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन है आरएनए इंटरफेरेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब आपको पता है आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, जीन
साइलेंसिंग मैकेनिज्म। ठीक है, जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म है। अगर कोई एक चीज है, कोई वायरस हमारी बॉडी में घुस गया, ठीक है, और आपको पता है वायरस जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन की हेल्प से ग्रो कर रहा है, तो जो ये आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, ये मैसेंजर आरएनए के पास जाएंगे और उनसे प्रोटीन बनवाना बंद कर देंगे। ये इनके क्या है, इनका काम ही इंटरफेरेंस का है कि ये इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है ये जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। अब मैंने कह दिया है जीन साइलेंसिंग। अब आप जितनी भी स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे उनमें आपको ढूंढना है कि जीन साइलेंसिंग में कौन सी चीजें यूज हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, बाकी सबको हटा देना। ठीक है, और इस क्वेश्चन में यही कैच था, एंड दिस वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, बट ये इजी बना दिया ऑप्शंस ने। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता ना 1 2 3 4, तो सबने 1 2 3 4 ही मार्क करके आना था। बट अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, यू हैव 15 सेकेंड्स, फिर आप सोच लो, समझ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, मैंने अभी आपको बताया आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको रीजन भी बताया कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। अभी आगे और अच्छे से बताऊंगा। देखो, बोला गया है इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। क्या ऐसा है? मैंने ऊपर बता दिया भी है। इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बिल्कुल, जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म के थ्रू आप कैंसर सेल्स को क्या कर सकते हो, कैंसर सेल्स को अलग कर सकते हो, उन तक आप खाना ही नहीं पहुंचाएंगे तो वो ग्रो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये काम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। मैंने क्या कहा, जीन से रिलेटेड है बस। हार्मोन कहां से आ गए? हार्मोन्स के लिए तो इंजेक्शन लगा देते हैं लोग, ठीक है, पिल्स खा लेते हैं, ठीक है, या कोई भी और तरीके से अपनी बॉडी में हार्मोन्स की रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं, ये तो ऐसा है कि आप क्या करो, आप इंट्रोड्यूस कर दो, इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल हार्मोन्स। इनका जीन से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन ही नहीं है इनका जीन से, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं सिर्फ कैन देखकर, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 यूपीएससी ने दिया होता ना, तो सब 1 2 3 4 ही मार के आते। आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ ना कोई चीज, आप उसे ध्यान रखा करो, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले 10 दिन पहले बहुत सारे लोग आके बता जाते हैं ये ट्रिक है ये ट्रिक है, क्योंकि वो 100 में से 15 क्वेश्चन उठाते हैं और उसमें बोलते हैं कि ये देखो ये कैन आ गया इधर। कैन का मतलब क्या है? कैन का मतलब है कि वो चीजें होने की संभावनाएं हैं। मैं आपसे क्या बोलता हूँ, हमेशा ये ध्यान रखना है, कोई चीज अगर बिल्कुल नहीं हो सकती तो वो कैन भी गलत होगा। और हम, मैंने प्रीवियस ईयर में भी दिखाया और मैंने यहाँ पे भी दिखाया। बट अगर उसकी 0.00001 पॉसिबिलिटी भी है, इतनी परसेंट की भी पॉसिबिलिटी है, तो वो सही होगा। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ कैन वाली चीजें भी गलत होती है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट में आरएनए इंटरफेरेंस का कोई मतलब नहीं है, उसमें तो आप इंजेक्शन लगा लो, हार्मोन्स की ये सारी चीजें कर लो, उससे वो हो जाता है, उसमें ये थेरेपीज में यूज होता है। आरएनए का कोई उसमें रोल नहीं है। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस। बिल्कुल, आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से आप ऐसी चीजें बना सकते हो, ऐसे क्रॉप प्लांट्स बना सकते हो जो वायरल पैथोजेंस जो है उनके लिए रेजिस्टेंट हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, ये करेक्ट है। और इसके लिए ही जो जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म है, या आप बोलो कि जीन एडिटिंग मतलब कि चीजें हैं, वो हमें करनी पड़ेंगी, जीन एडिटिंग मैकेनिज्म्स है वो यूज करने पड़ेंगे, जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस बिल्कुल हेल्प करता है। तो ये क्या है, 1 2 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा आरएनए पढ़ लो, आगे आने वाले सालों में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, और फिर बताता हूँ। सबसे पहले आरएनए का जो, आरएनए इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ओवरऑल आरएनए की बात कर रहा हूं पहले। ठीक है, आरएनए, ठीक है, आरएनए जो है एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के साथ आपको दिखेगा, डीएनए की तरह नहीं जो डबल हेलिक्स
डीएनए का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आरएनए के अंदर राइबोस शुगर देखने को मिलेगी, राइबोस शुगर देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपको वहां क्या देखने को मिलता है, डीऑक्सी राइबोस डीएनए में, है ना। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, राइबोस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिससे आरएनए फॉर्म हो रहा है वो किससे फॉर्म होता है, एडेनाइन, ग्यूएनाइन एंड सिस्टोसाइन प्लस। आपको पता है कि ये तीनों तो डीएनए में भी होते हैं, पर डीएनए अलग कैसे, क्योंकि डीएनए में होता है थाइमाइन, बट आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। ये लास्ट वाला जो है ये डिफरेंट होता है आरएनए और डीएनए में, और यही मेन डिफरेंस क्रिएट करता है आरएनए और डीएनए में। ये तीनों तो आपको डीएनए में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे टाइप के जो हैं वो आरएनए होते हैं, जैसे कि आपको मैसेंजर आरएनए देखने को मिलेगा, जो क्या करता है, जो कोड को कैरी करता है, डीएनए से राइबोस तक ले जाता है, डीएनए से राइबोस तक ले जाता है, ये मैसेंजर आरएनए का काम है। ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, ये एमिनो एसिड को राइबोसोम्स तक लेके आते हैं, एमिनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक लेके आते हैं। आर आरएनए मतलब कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या करते हैं, वो एक कैटलिस्ट पार्ट है राइबोसोम का, या बोलो एक स्ट्रक्चरल पार्ट है राइबोसोम का, और ये प्रोटीन बनाते हैं। तो बस इतना याद रखना कि जो आर आरएनए है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। एक होते हैं रेगुलेटरी आरएनए, ठीक है, इनका काम जो है वो रेगुलेशन से रिलेटेड होता है, जो भी जीन एक्सप्रेशन है उनको रेगुलेट करते हैं ये, ठीक है। अब आपने बोला जी आरएनए इंटरफेरेंस तो कहीं देखने को नहीं मिला, उसके लिए अलग से चीजें आगे ऐड करिए, ठीक है। अब ये सेंट्रल डोगमा की तरह हेल्प कर मतलब कि वर्क करता है। सेंट्रल डोगमा का मतलब क्या है, दो चीजें अगर कंप्लीट करनी है तो उसके बीच में इस प्रोसेस से होके जाना जरूरी है। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि डीएनए जो है, डीएनए जो मैसेज है उसको प्रोटीन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको आरएनए से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि आरएनए ही ये काम करेगा। तो यही लिखा है कि जो आरएनए है वो ट्रांसलेट करता है डीएनए का मैसेज इनटू प्रोटीन्स। जो डीएनए के मैसेजेस हैं उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आरएनए करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, इसलिए बोला गया सेंट्रल डॉगमा की तरह ये वर्क करता है। फिर आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया इसका काम है इंटरफेरेंस का। ये जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है, और जैसे वायरसेस हो गए या जीन स्टडी में ये हेल्प करता है। क्या करता है ये एमआरएनए, मैंने पीछे बताया था, जो मैसेंजर आरएनए है उसे ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको प्रोटीन बनाना ही नहीं है, स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था जब क्वेश्चन आपको समझा रहा था, कि आरएनए क्या करता है, एमआरएनए को बोलता है। एमआरएनए का काम क्या है, ये डीएनए से राइबोसोम्स तक कोड को कैरी करता है प्रोटीन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये से बोलेगा भाई प्रोडक्शन ही बंद कर दो प्रोटीन की। समझे इस चीज को, ये काम है आरएनए इंटरफेरेंस का। अब बाकी कहाँ का यूज होता है, क्या वायरल जेनेटिक्स है, ये आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको अब छोटा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें आपको टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। देखो, recently scientists observed the merger of giant black holes, ठीक है। उस टाइम पर देखा होगा, रिसेंटली तब की बात करी गई है, जो कि बिलियन ऑफ लाइट ईयर दूर था। देखो उससे पहले क्या किया जाता था, देखो क्या था कि जैसे होता क्या है, बहुत सारी चीजों की वजह से आपको ये मतलब कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये देखने को मिलेगी, ठीक है। बट जब दो ब्लैक होल्स का मर्जर होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये एक ब्लैक होल है, ये एक ब्लैक होल है। जब इनका मर्जर हो रहा होता है ना, ये ग्रेविटेशनल वेव्स आगे भेजते हैं, ये ग्रेविटेशनल वेव्स ऐसे आगे भेजते हैं। और कैसे, जैसे आपने देखा है, अगर पानी है, पानी, ये पानी है, ठीक है, पानी के बीच में आप पत्थर फेंकते हो तो रिपल्स क्रिएट होते हैं, ऐसे रिपल्स क्रिएट होने लगते हैं। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल वेव्स भी वर्क करती है। जब भी दो कोई ब्लैक होल जो है वो आपस में मर्ज हो रहे होंगे तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो आगे भेजते हैं रिपल्स की फॉर्म में। तो जब भी आप इन्हें कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल वेव की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं, यही इसमें पूछा गया था, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप देख लो कि क्या होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल वेव्स की, ग्रेविटेशनल वेव्स की, ठीक है। मैंने बताया अभी रिपल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। कैसे होता है, जब भी
दो मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल हो गया, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, ये एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, या मर्ज हो रहे होते हैं। पहली बार इसे प्रिडिक्ट किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसमें हमें इसका जिक्र देखने को मिला था। पर हमने डिटेक्ट कब किया? आप सोचो, 1915 में इन्होंने इसके बारे में बोला और 100 साल बाद हम इसे डिटेक्ट कर पाए। सोचो एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग कहाँ था। वो जो चीजें तब बोल रहे थे, जो चीजें तब समझा रहे थे, उन्हें डिटेक्ट करने में 100 साल लग गए। फिर एक जो ये लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी थी, लीगो, उसने डिटेक्ट किया था पहली बार 2015 में किसको? ग्रेविटेशनल वेव्स को। अब मैंने ये क्यों करवाया, इसके बारे में आपको चीजें क्यों बताई? द रीजन बीइंग, अब 10 साल हो गए ना, पहली बार हमने जो ग्रेविटेशनल वेव्स को देखा है, उसके बाद हमें 10 साल हो गए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है, पता चल गया। कैसे कैसे फॉर्म होती हैं, ब्लैक होल हो गए, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, इनकी वजह से ये फॉर्म होती हैं। पहली बार कहाँ देखने को मिली थी हमें? जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उसमें हमें देखने को मिला। इसके सोर्सेस क्या है, कैसे कैसे पैदा हो सकती है, अभी ऊपर बात करिए। ब्लैक होल के मर्जर की वजह से, न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलाइडिंग की वजह से, सुपरनोवा जो होता है उसकी वजह से, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स जो एक दूसरे की तरफ एक साथ रोटेट करते हैं, है ना, तब जो हमें न्यूट्रॉन स्टार से ग्रेविटेशनल वेव्स निकल देखने को मिलती हैं, वो हम डिटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें एज अ सोर्स हेल्प कर सकती है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने में, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ये स्पीड ऑफ लाइट की मतलब कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है। प्रीलिम्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है हम उतना कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ग्रेविटेशनल वेव से फिर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और क्या पता एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जाए, क्योंकि 10 साल हो गए इसे पहली बार जब हमने डिटेक्ट किया था तब से, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हम्म, देखो, अब आप इधर क्या ढूंढ रहे हो? ये तो देखो बार बार ये न्यूज में आता है कि मल्टी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबल पैथोजेंस इन इंडिया। ये इसकी अकरेंस का रीजन क्या है, ये पूछा गया है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो हमें हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलती है, वो कैसे देखने को मिलती है? पैथोजन का मतलब क्या है? पैथोजन में सब कुछ आता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, ठीक है, चाहे वो फंगी हो, ईटीसी, जितनी भी चीजें हैं वो सब पैथोजन में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना, देखो होता क्या है, ये धोखे से भी हो सकता है और ये मतलब कि इंटेंशनली भी हो सकता है। इंटेंशनली कैसे हो सकता है? आप देखो, बहुत सारे लोग, थोड़ा सा जुकाम हुआ जी, एंटीबायोटिक खानी है। मेनली किस वजह से होता है? एंटीबायोटिक की वजह से, एंटीबायोटिक खानी है। थोड़ा सा जुकाम हुआ, एंटीबायोटिक। थोड़ा सा बुखार हुआ, एकदम से पैरासीटामोल, जो कि बैन भी हो गई है, उसकी जगह और सारी आ गई है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वो खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा बॉडी में पेन हुआ, कोई दवाई खा ली, थोड़ा सा, मतलब कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जबरदस्ती अपनी बॉडी को इस तरीके से बना दिया है कि अगर थोड़ी सी भी कोई उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी से कोई ना कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे ना जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो एक्चुअली मल्टी ड्रग है। मतलब उसमें क्या है, उसमें सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज के लिए तो ड्रग इंक्लूड किया ही गया है, बल्कि उसके साथ साथ और भी चीजों के ड्रग्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, जिनकी क्या पता उस टाइम पर हमारी बॉडी को जरूरत ना हो, पर हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं, हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं, हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को अगर आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम होती है और फिर हम फिर से वो एंटीबायोटिक खाते हैं, तो हमारी बॉडी पे उसका असर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पैथोजेंस है वो उससे इम्यून हो चुके हैं, अब उन्हें और स्ट्रांग कुछ चाहिए, समझे? तो मेनली एंटीबायोटिक से इसका रिलेशन है। अब देखो, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल या जेनेटिक लेवल पे तो कुछ बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात है कि हम ड्रग्स को बॉडी में लिए जा रहे तब भी जब हमें जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, बिल्कुल सही है। क्यों? लाइफ स्टॉक फार्मिंग कहीं ना कहीं हम ह्यूमन के लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो होता क्या है,
कि उनके थ्रू ये हम तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस अपनी बॉडी में देखने को मिलता है। मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक का मतलब क्या है, वो डिजीज जो लंबे टाइम तक रहते हैं, क्या उनकी वजह से ऐसा होता है? नहीं। अगर ये बोले कि हाँ उनकी वजह से, जो हम दवाइयां खाते हैं उसकी वजह से होता है, तो हम मान सकते थे, बट क्या उनकी वजह से होता है उन डिजीजेस की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, 2 and 3 आर दी करेक्ट ऑप्शंस, ये आपको याद रखना है। उन्होंने जानबूझ के 4 भी रखा है, देखो 2 3 4, क्योंकि आपको ये समझना है, उन्होंने ये नहीं बोला कि उनकी वजह से जो हम दवाई खाते हैं उसकी वजह से होता है, नहीं। उन्होंने बोला जो मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेस है उन डिजीजेस की वजह से होता है, नहीं भाई, उन डिजीजेस की वजह से नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Cas9 प्रोटीन दिखा तो मुझे एक जीन एडिटिंग की एक थ्योरी याद हो गई, आ गई, जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स में करवाई थी, है ना। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सी थी, जो फर्स्ट इंडिजीनियसली हमारे देश में बनाई गई है, कौन सी है वो। ठीक है, नाम स्टार्टिंग बता देता हूँ, बिरसा। अब आगे की मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 15 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार पढ़ लो किस लिए यूज होती है किस लिए नहीं होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, आपने एक जीन एडिटिंग जिसे मैं कहूँ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, क्रिस्पर कैस9। उसमें क्रिस्पर के बारे बाद जो ये कैस9 लिखा गया है, ये क्या है? ये कैस9 वही प्रोटीन है जो क्या करता है, समझ लो, ये हमारा डीएनए है ना, इसके बीच में जाएगा और प्रिसाइसली कट करेगा जहां पे कट करना है, जहां पे हम चाहते हैं कि ये कट करे। ये कैस9 क्या करेगा, ये कैस9 प्रोटीन क्या करेगा, उसे कट कर देगा बीच में से। और अब इसके बाद आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड भी कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज हटा भी सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं ये जो कैस9 है ना, ये कैस9 मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह वर्क करता है। ये है क्या, एक प्रोटीन है जो कि मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह वर्क करता है, जो जीन एडिटिंग मैकेनिज्म में हमें हेल्प करता है, जीन एडिटिंग मैकेनिज्म में हमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं ये कैस9 है क्या। देखिए, ये एक प्रोटीन है, मैंने बताया कि एंजाइम में प्रोटीन है जो डीएनए को कट करता है, मैंने भी आपको पीछे दिखाया कि डीएनए को कैसे कट करता है। ठीक है, और उसके बाद कैसे वर्क करता है, जो गाइडेड आरएनए है ना, जी आरएनए जो है, ये इस कैस9 एंजाइम को उस जगह तक ले जाते हैं जहां पर हमें डीएनए सीक्वेंसिंग करनी है, जहां पे हमें डीएनए सीक्वेंसिंग करनी है। फिर उसके बाद ये जो कैस9 एंजाइम है या कैस9 प्रोटीन है, ये उस डीएनए में प्रिसाइज कट लगाते हैं, जिसमें उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी था कहीं पर, हाँ, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जीन को, किसी नए जीन को इंसर्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। ओके, तो ये कैसे करता है, ये कट एंड पेस्ट जो टूल्स हैं उसकी तरह वर्क करता है, पर किसके लिए, डीएनए के लिए। ओके, एप्लीकेशन क्या है, अब देखो, ये जो फर्स्ट इंडिजीनियस मैंने आपको चीज बताई है, मैकेनिज्म जो बताया था, जिसका नाम बिरसा से स्टार्ट होता है, चलो एक और बता देता हूँ, बिरसा 101। अब आगे का आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। वो भी सिकल सेल जो है उनके लिए ही मतलब कि स्टार्ट किया गया है, उसी के लिए वो हेल्प करता है। ठीक है, सिकल सिकल सेल डिजीज जो है उसे खत्म करने में हेल्प करता है। आपको पता है सिकल सेल डिजीज क्या होता है, ये हमारे जो आरबीसीज है वो इस तरीके से होते हैं, है ना, राउंड होते हैं। बट क्या होता है कि सिकल सेल डिजीज जैसे होता है वो, उसका जो ये है ऐसे क्रीसेंट शेप का हो जाता है रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से प्रॉपर जो फ्लो है रेड ब्लड सेल का वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर एनीमिया और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये ट्राइबल लोगों में बहुत ज़्यादा आपको फैला हुआ दिखेगा, इसी वजह से नहीं, वो नहीं बताऊंगा, फिर आप कमेंट ही नहीं करेंगे, कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, क्या नाम है उसका। तो जीन थेरेपी में इसे यूज किया जाता
है ना। रिसेंट डेवलपमेंट्स पढ़ सकते हैं आप, एथिकल कंसर्न्स क्या है, ओरिजिन क्या है, वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। बट मेरा काम क्या था, मेरा काम आपको समझाना था कि ये है क्या Cas9, वो मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस से आगे भी आने वाले सालों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और क्या पता अब जो एग्जाम होने वाले हैं 26, 27, 28 में, उसमें भी आपको देखने को मिले, तो हम कवर कर लेंगे अभी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। पहले मैं आपको हेपेटाइटिस के बारे में समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। आपको पता है लिवर का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का, है ना। बट अब क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये काम ढंग से नहीं हो पाता है। ओके, अब आपको हेपेटाइटिस भी बहुत तरीके के देखने को मिलेंगे। हेपेटाइटिस A B C D E, ठीक है। हेपेटाइटिस A B C D E। हेपेटाइटिस बी की तो आपको पता है, आपको वैक्सीन भी लगी हुई होगी, है ना। ये तो इसके मेन कॉजेज है इस इन्फ्लेमेशन के, ठीक है, हमें यही पढ़ने हैं। ओके, नॉन वायरल कॉजेज कौन से है कि अल्कोहल की वजह से हो जाता है, टॉक्सिन्स की वजह से हो जाता है, कुछ मेडिकेशंस है जिसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है लिवर में, ठीक है, या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। बट और कौन से रीजन है, हेपेटाइटिस A B C D E, जो डायरेक्टली लिवर को ही टारगेट करते हैं। अब ये जो हेपेटाइटिस A एंड E है, ये आपको कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से देखने को मिलेगा। A और E, पहला और लास्ट वाला, कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में घुस सकता है। बट हेपेटाइटिस B C D ऐसे नहीं घुसते, उनके लिए आपको बॉडीली फ्लूइड्स जो हैं उसके थ्रू ही ये फैल सकता है, जैसे कि मदर टू चाइल्ड में जा सकता है, सेक्स के दौरान जा सकता है। अगर कोई ऐसी नीडल लगा दी गई जो पहले किसी ऐसे पेशेंट को लगाई है जिसको BCD था, हेपेटाइटिस BCD था, इनमें से एक था, उन वही नीडल आपको लग जाए या किसी और इंसान को लग जाए, तो उसे ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर ट्रांसफ्यूजन की हेल्प से, ठीक है। डी ओनली इन्फेक्ट्स दोज विद हेपेटाइटिस बी। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि हेपेटाइटिस डी उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें हेपेटाइटिस बी होता है। तो आप सोचेंगे क्या ऐसा ठीक है, तो आपको याद रखना है ऐसा ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या, मैंने बोला कि वो लिवर कैंसर हो गया, सिरहोसिस हो गया। सिरहोसिस का मतलब कि लिवर जो है ना, लिवर की क्वालिटी ही डिप्लीट होती चली जाती है, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या है कि ऐसे ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे, छाले देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंडियन कंटेक्स्ट पढ़ सकते हैं आप, हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। वैक्सीन्स, वैक्सीन्स अभी तक सिर्फ A एंड B के लिए ही बनी है। वैक्सीन्स किसके लिए बनी है, A एंड B के लिए ही बनी है। C के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस C, ठीक है। हेपेटाइटिस C के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, प्लीज इसे याद रखना। फिर आप बोलोगे हेपेटाइटिस C को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो क्या होता है कि एक, देखो वैसे तो ये चीज बहुत ही इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट एक प्रोसेस है DAA, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल है, ये क्योर है जो हेपेटाइटिस C जो है उसको ठीक करने में हेल्प करता है, और इसका जो आपको रेट देखने को मिलेगा वो 95% से ज्यादा, मतलब लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इसका रेट ऐसा है। तो लेकिन ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इसका एक्सेस लिमिटेड है। बट ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ये कोई वैक्सीन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस C, तो वो चीज ठीक होगी। और अगर बोल दिया जाए कि DAA इज यूज टू क्योर हेपेटाइटिस C, तो वो भी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं है, ये एक तरीका है। प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। बाकी ये याद रखना कौन सी चीज कैसे होती है और किसको टारगेट करती है। मेनली अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, और बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको देखने को मिला होगा आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं थी और चीजें आसान भी थी,
है ना? इतनी कोई मुश्किल चीज़ें आज हमें देखने को मिली नहीं है ना? बट मैं कहूँगा साइंस एंड टेक एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर कहीं से कवर कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप करंट अफेयर्स की क्लासेस में देख सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्म में, अगर आपने कहीं से पढ़ा भी है तो आपका रिवीजन ही होगा, और रिवीजन के साथ-साथ अगर आपका कुछ छूट गया है तो वो उसमें आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि कल है 1 जैन, और 1 जैन को आप भी मजे करिए एंड मैं भी मजे करूंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद।